Good morning students. In class 11th, after the September exam, we will discuss our next unit, that is gravitation. तो ग्रेविटेशन के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन दिस यूनिवर्स एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले है ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1665 के अंदर। तो जब उसने एक बार देखा कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था वो, उसने देखा कि वहाँ से एक एप्पल टूटता है और नीचे की ओर गिरता है। तो उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एप्पल है वो ऊपर भी जा सकता था, दाएं बाएं भी जा सकता था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आया? तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स काम करता है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसने बताया कि ये ऐसा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ। ठीक है, तो हम पहले भी फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें से जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी हम r कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट तो ये याद रखना है। सेकंड है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि इसका मीनिंग ये होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी दो ऑब्जेक्ट के बीच की, वहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस स्क्वायर की। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो वहाँ पर एक कांस्टेंट रखते हैं जी, और जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? जी m1 m2/r²। m क्या है? फर्स्ट बॉडी का मास, m2 क्या है? सेकेंड बॉडी का मास, और r² क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहाँ से होती है? सेंटर से सेंटर के बीच में। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ जी, अगर कोई पूछे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो हम कंसीडर कर सकते हैं अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिट मास हो, तो वहाँ पर दोनों का मास क्या हो? 1 किलोग्राम, और यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, दैट इज़ 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों। तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो 1 × 1/1 यानी जी की वैल्यू है वो एफ के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, यूनिट का अर्थ है 1 किलोग्राम, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट विद ईच अदर। ठीक है, और एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस यानी 1 मीटर की दूरी पर रखे हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद जो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी, तो देखो साइड में क्या है? फोर्स। फोर्स को किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो यहाँ पर रखा न्यूटन, नीचे डिस्टेंस से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मास किलोग्राम में, और इंटू में मास भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो है एसआई सिस्टम के अंदर। सीजीएस के अंदर क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और न्यूटन की जगह डाइन यूज करेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, जिसका भी निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी क्वांटिटीज़ को जैसे इस फॉर्मूले के अंदर बाकी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, डिस्टेंस L2, मास m1 और सेकंड का भी m1। जब इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी m-1 L3 T-2। ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ एविडेंस है, कुछ तथ्य हैं जहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, या मून की रोटेशन है अर्थ के अराउंड, तो ये क्या है इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टाइड, आपने देखा होगा समुद्रों के अंदर महासागरों के अंदर टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, जो किसके कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। जब भी सन और मून एक साइड में आ जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, जिसमें वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है समुद्र के अंदर। ठीक है। उसके बाद है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा देंगे तो जितने भी गैसेज अर्थ के ऊपर वो सारी की सारी एस्केप हो जाएंगी और हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी गैस मौजूद नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद है जो वैल्यू ऑफ जी है वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद है जो टाइम ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर फाउंड टू बी रीजनेबली एक्यूरेट। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एविडेंस थे। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी तक तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड स्टडी किया था, यानी G m1 m2/r²। अब हम डायरेक्शन की भी बात करें तो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर टू मासेस m1 एंड m2, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर हम देखें यहाँ पर जो फर्स्ट मास है वो सेकंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, F21 दिखा सकते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2 की ओर। ठीक है। और जो दूसरा मास m2 है वो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, यानी F12 से नोट कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी r 2 से 1 की ओर। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो मास m2 है इज अट्रैक्टेड बाय मास m1 और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है F21। तो F21 की वैल्यू क्या होगी, पहले मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन। अगर F21 है यानी 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी R1 से 2 की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हम F21 किसके को होगा G m1 m2/r² और R21 लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर R21 क्या है, इट इज़ ए यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ F21। सिमिलरली हम F12 की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर रखेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें तो जो R12 है और जो R21 है दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम जहाँ पर भी R12 था उसकी जगह क्या रख देंगे -R21। ठीक है। तो जब -R21 रखेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी F21 के। तो वहाँ पर जो F12 है वो किसके इक्वल होगा -F21 के। ठीक है। जब आप मैथमेटिकली वैल्यू प्रूव करके देखोगे, पुट करके देखोगे, तो हमारे पास दोनों फोर्स क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो ये हम न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोट दिया है कि हमने वहाँ पर डिफाइन करके बताया है कि वहाँ पर अगर हम g की वैल्यू को 10 टाइम जो प्रेजेंट वैल्यू से इंक्रीज कर देंगे तो ये इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा कि हमारे जो मकान की छत है वो नीचे गिर जाएगी और हमें क्रश कर देगी। ठीक है। और अगर हम g की वैल्यू को 10 टाइम्स
कम कर देते हैं, यानी 10 गुना कम कर दिया, तो हम इतना हाई जंप कर सकते हैं कि हम बिल्डिंग के ऊपर से भी आसानी से छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पता होगा कि जो मून है वहाँ पर जी की वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू से 6 टाइम्स कम है, यानी वहाँ पर जब आदमी जंप करता है तो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ऊंचाई तक जंप कर सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 हम कह सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, यानी जो हमारे दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नंबर 2 है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द अदर बॉडीज़, तो वहाँ पर दो बॉडीज़ के आसपास में जो प्रेजेंट होगी उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नंबर 3 है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी, तो ये नहीं कह सकते कि हम बड़ी बॉडी होगी उनके बीच में लगेगा, छोटी बॉडी उनके बीच में नहीं लगेगा, तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स है आर सेंट्रल फोर्स, हमेशा बॉडीज के सेंटर के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हम और भी बता सकते हैं कि इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, हमेशा फोर्स है वो क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच के फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, तो आपने एक बार इसको अच्छे से स्टडी करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।